अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद फारिस सिद्दीकी है और आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसे साहब से मिलवाने वाला हूँ जो कि आपको बहुत अच्छी तरीके से बता देंगे कि हम घर पर बग़ैर मैकेनिक के चक्कर लगाने के, बग़ैर इस ज़रूरत के कि हम मैकेनिक के यहाँ जाएँ, हम घर पे किस तरह से अपनी गाड़ी का ख्याल रख सकते हैं। जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जिनका हमें पता होना चाहिए, जिनके बारे में हमें मालूमात होनी चाहिए, वो आज हम लेंगे। तो इसी वजह से हम इनके घर पर मौजूद हैं और इनसे गुफ्तगू शुरू करते हैं। तो आइए हम इदरीस अंकल से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं जिन्हें गाड़ियों की बहुत अच्छी मालूमात है। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। जी, आज हम आपसे बहुत अच्छी मालूमात लेने के लिए यहाँ मौजूद हैं कि हमें गाड़ी का किस तरह से ख्याल रखना चाहिए। गाड़ी की जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में हमें मालूमात ज़रूरी है, दरकार है कि अगर हम मिसाल के तौर पर किसी से गाड़ी ख़रीद रहे हैं तो उसमें क्या सही अच्छी चीज़ें हैं, क्या बुराइयां हैं, क्या ख़राबियां हैं, उनके बारे में हमें सब मालूम हो। तो आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, तो आप हमें बताइए। जी हाँ, तो सबसे पहले बहुत सारी बातें होंगी। सबसे पहले तो हम ये देखें कि हम गाड़ी में बैठना किस तरह से हमें चाहिए। स्टार्ट लेने किस तरह से, जब हम गाड़ी चलाने के लिए जा रहे हैं तो किस तरह से बैठने का है उसमें। तो उसके लिए ये है कि जब हम गाड़ी के पास आएंगे तो हमने उसके सबसे पहले टायरों पे नज़र डालनी है कि टायर का प्रेशर, हवा टायरों में जो है वो प्रॉपर है या नहीं, कोई टायर हवा निकली हुई तो नहीं है। तो इसलिए जब हम गाड़ी के पास आते हैं अपनी चाबी लेकर के, तो सबसे पहले हम गाड़ी के टायरों को नज़र मारते हैं। जैसे अब हम स्टार्ट ले रहे हैं कि गाड़ी में हमको जाके बैठना है और उसका इंजन स्टार्ट करना है और अब कहीं जाने के लिए हमारी तैयारी है। तो उसके लिए हम चाबी हाथ में जब लेंगे तो गाड़ी के टायरों के ऊपर नज़र मारेंगे कि उसका एयर प्रेशर बराबर है, यानी हवा है टायरों में, या कि कोई टायर पंचर तो नहीं है, और हम चले जाएं गाड़ी लेके। तो जिस तरह से हमने अपनी गाड़ी के चारों टायर्स का भी मुलायजा कर लिया तो उन सब की हवा बिल्कुल दुरुस्त है और इसमें हम आराम से अपनी गाड़ी को सड़क पर भी ले जा सकते हैं। इसमें कोई भी परेशानी वाली बात नहीं। तो अब हमने गाड़ी का लॉक खोला, गाड़ी के लॉक खोले और 1 मिनट पहले मैं साइड मिरर बंद कर लूँ। क्यों? ठीक है, अभी हम गाड़ी का लॉक खोल रहे हैं। गाड़ी का लॉक खोला, डोर ओपन किया, हम गाड़ी में दाखिल हो रहे हैं सीट पे बैठने के लिए। जब हम सीट पे बैठेंगे तो अब हम गाड़ी में सीट पे बैठ गए और चाबी हमने स्विच में लगा दी है। लेकिन सबसे पहले मेरा काम है कि मैं अपनी सीट को आगे पीछे अपने मुताबिक एडजस्ट करूं। ये मैंने अपनी गाड़ी को, अपनी सीट को एडजस्ट कर लिया। उसके बाद सेकंड काम मेरा ये कि तो गाड़ी की सीट को मैंने अपने मर्ज़ी के मुताबिक एडजस्ट कर लिया है। बैक रेस्ट भी उसकी चेक कर लिए सब। और अब मैं ये सेफ्टी बेल्ट, सबसे पहले इसको सेफ्टी बेल्ट मैंने लगा दिया, इसमें हुक कर दिया। इसके बाद अब मेरा काम है कि मैं बैक व्यू मिरर, इधर सीधा बैठ के मैं बैक व्यू मिरर को अपना एडजस्ट करूँगा कि मुझे पिछला पूरा व्यू जो है ना प्रॉपर। मेरा बैक व्यू मिरर हो गया। अब मैं साइड मिरर जो है ना उसको खोल रहा हूँ और साइड मिरर मेरे खुल गए, उसके मुताबिक मैं इसको अप डाउन करके एडजस्ट करूँगा दोनों साइड, लेफ्ट और राइट। तो जैसे कि आप देख सकते होंगे कि हम गाड़ी के अंदर आ चुके हैं और हम अब देखेंगे कि गाड़ी के इंटीरियर में जो चीज़ें हमें देखने की ज़रूरत है, ख़ास तौर से स्पीडोमीटर, उन पर हम किस तरह से नज़र डालते हैं। ओके, अब मैं स्विच स्टार्ट कर रहा हूँ। स्विच ऑन किया मैंने। मुझे यहाँ पे 3 लाइटें नज़र आ रही हैं। एक लेफ्ट के ऊपर लाइट जो है वो इंजन ऑयल की लाइट है, वो रेड कलर की लेफ्ट पे, और राइट पे एक बैटरी बनी हुई है, ये बैटरी की लाइट है। और उसके बराबर में जो है ये पार्किंग ब्रेक। तो इसमें जो लेफ्ट साइड पे जो लाइट नज़र आ रही है जिसमें ऑयल का निशान भी आ रहा है, यह है इंजन ऑयल की लाइट।
और राइट साइड पे जो लाइट नजर आ रही है उसमें एक बैटरी का निशान आ रहा है जी। ये है बैटरी की लाइट। उसके बराबर में जो एक लाइट है वो है ब्रेक, पार्किंग ब्रेक की लाइट। तो जब हम इंजन स्टार्ट करेंगे तो हमारी देखें आप ये 2 लाइटें ऑफ हो गई इंजन स्टार्ट होते ही। तो हमारा ऑयल प्रेशर की भी लाइट ऑफ हो गई और बैटरी की भी लाइट हो गई। तो ऑन कौन सी रहेगी? ऑन अभी ये पार्किंग ब्रेक की है। पार्किंग ब्रेक की, पार्किंग समझ ब्रेक की, गए। हाँ। तो ये अभी ऑन है। तो अभी हमारा इंजन स्टार्ट हो गया, मतलब हमने देख लिया हमारी ये लाइटें ऑफ हो गई, यानी हमारी बैटरी भी चार्ज हो रही है, प्लस हमारा ऑयल प्रेशर भी बराबर है, इंजन सेट है। तो जिस वक्त हम इंजन को गियर में डालेंगे क्लच दबा के और राइट पे जाहिर सी बातें निकालेंगे तो हम राइट का इशारा लगाएंगे, राइट का इंडिकेटर। तो अब हमने इंजन स्टार्ट कर दिया, अब हमें गाड़ी को ड्राइव करना है। तो हमने इसको राइट का इशारा लगाया, ये इशारा चलने लगा, इंडिकेटर यानी। उसके बाद जो है ना आप देखें जो रेड लाइट एक आ रही है पार्किंग ब्रेक की, अब मैं पार्किंग ब्रेक को डाउन कर रहा हूँ जी। अब आप दिखा सकते हैं जी। तो अब मुझे गियर में डालना है क्योंकि मुझे राइट से गाड़ी करके और सीधा निकालना है। तो ये मैं क्लच दबाया और ये गियर में, फर्स्ट गियर में डाल दी गाड़ी और पार्किंग ब्रेक को डाउन किया। तो यहाँ पे ये लाइट जो है पार्किंग ब्रेक की वो ऑफ हो गई, यानी मेरे ब्रेक रिलीज हो चुके हैं सर, जो है ना रिलीज हो गया। अब मैं आराम से जो है ना साइड में गिलास में देख करके और राइट पे गाड़ी को अपना करके और जा सकता हूँ इजीली, यानी सेफ ड्राइविंग है। गाड़ी में बैठ के इंजन स्टार्ट करके और ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। ये हर ड्राइवर को, जो भी ड्राइवर है या गाड़ी का ऑनर है, वो अपना ये सारी चीज़ें करेगा तो उसे हर चीज़ सेफ और गाड़ी भी उसका साथ देगी। और एलसीडी की केयर के हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? एलसीडी की केयर की है कि एलसीडी तो इलेक्ट्रॉनिक है। ये हमने इंजन स्टार्ट किया, ये ऑन हो गई। तो अभी हमने इंजन स्टार्ट किया तो एलसीडी ऑन हो चुकी है और ये खाली ड्राइविंग के पर्पस में सिर्फ जो है ना यूज़ होता है रिवर्स व्यू देखने के लिए। जी। अच्छा, बैक व्यू देखने के लिए। तो अब अगर हम इसको रिवर्स गियर में डालेंगे तो ये रिवर्स व्यू जो है ना पूरा ये दिखा रहा है। इसकी वजह से हम आसानी से पीछे देखने की ज़रूरत नहीं है, एलसीडी में इसी तरह बैठे हुए सीधे और हम गाड़ी को इजीली जो है ना मूव कर सकते हैं रिवर्स। तो हमें सारी व्यू जो है ना ये दिखा रहा है। अब हम गाड़ी के अंदर से बाहर निकल चुके हैं, यानी एक्सटीरियर की जानिब अब हम बढ़ते हुए, और सबसे कबल हम बोनेट से आगाज़ करते हैं कि बोनेट किस तरह खोलना चाहिए। जैसे कि आप सबको ही पता होगा कि अंदर एक ऐसा बटन होता है, एक ऐसा लिवर होता है जिससे आप पुल करते हैं, जिससे आप खींचते हैं, जिसकी वजह से बोनेट खुल जाता है। लेकिन बाहर से किस तरह से बोनेट खोला जाता है और क्या ऐसा तरीका है जिससे बोनेट ख़राब भी ना हो, वो तरीका हम आपको बताते हैं और करीब से दिखाते भी हैं। ठीक है मिस्टर फारिस। जैसा कि आप सब देख सकते होंगे कि मैंने यहाँ बोनेट खोलने के लिवर की तस्वीर लगा दी है और वीडियो में आप देख सकते होंगे कि मैंने इसे खींच दिया है और बोनेट हमारा इसकी वजह से ऑन हो चुका है। तो आइए अब हम बोनेट की जानिब बढ़ते हैं और देखते हैं कि बोनेट खोलने का क्या तरीका है। तो ये हमने जैसे बोनेट की तस्वीर लगाई हुई है और इसे हम करीब करते हैं ताकि आप भी सही से देख सकें। तो ये हमने जो है ना ये अपना बोनेट अंदर से खोल लिया, लॉक इसका। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा जो उसको ऊपर उठाएंगे तो इस जगह पे एक इसके हुक होता है, ये लुक है, ये हुक लगा था इसमें। इस हुक को उठाएंगे ऐसे तो ये खुल जाएगा। ये जो हुक है ये हुक सेफ्टी के लिए होता है। अगर कभी अंदर से किसी भी वजह से वो लॉक खुल जाए जी तो ये इसको हुक जो है ना पकड़ के रखता है। ठीक है। तो जब आप बोनेट खोलते हैं इसको ऐसे उठाते हैं तो बोनेट ऐसे खुल जाता है। जी। खुलने के बाद तब ये अच्छा, तो गाड़ी का ख़ास बात ये होती है कि जब हम गाड़ी को ड्राइव करते हैं तो इसकी मेंटेनेंस, इसका चेकअप भी करना पड़ता है। ठीक है, तो अब हमारा बोनेट ओपन हो चुका है। जब हम गाड़ी को इस्तेमाल करते हैं तो उसकी थोड़ी सी केयर भी करनी होती है जी, ताकि जब इंजन चलता है तो वो गर्म भी होता है, तो जी। उसको ठंडा करने के लिए उसका कूलिंग सिस्टम होता है ठीक जिसे है। हम रेडिएटर बोलते हैं, जिसमें हम पानी डालते हैं। जी। तो और एक जो है ना यहाँ पे रिजर्व टैंक है, इसमें ये लेवल बना हुआ है, ये रिजर्व टैंक है जी। इंजन का। इसके अंदर हम पानी यहाँ से खोल के इतना, ये इस लेवल अपर लेवल है और एक नीचे लोअर लेवल है। तो हमें अपर तक डालना होगा या लोअर तक? अपर तक डालना, अपर तक। अपर तक इसमें पानी रखना है और एहतियात के तौर पे ये
कैप है, इसको घुमा के डिस्कनेक्ट करके ये चेक हो जाता है कि पानी इसके अंदर है या नहीं। ठीक है। अगर यहाँ से पानी नहीं है तो समझ लो वो लेवल अपर लेवल तक नहीं है, कम है उसमें, तो उसको पूरा करने का है। तो ये चेक हो गया। बैटरी एज इट इज़ जो है ना फिक्स है अपनी जगह के ऊपर। उसके बाद जो मेन चीज़ है इसके अंदर वो ये है कि ये ब्रेक ऑयल है, ब्रेक का सिस्टम है ये ब्रेक ऑयल। और जो कि ब्रेक ऑयल के साथ जो है ये सिस्टम यूज़ होता है ब्रेक का, तो इसका भी ये लेवल है जी। ये ब्रेक ऑयल का ये लेवल होना चाहिए, ये लेवल यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, ये लेवल होना चाहिए जो कि लेवल आपको दिखाया गया। क्योंकि अगर इस लेवल से कम हो रहा है 2-4 दिन के बाद तो समझ लो कहीं से ब्रेक ऑयल लीकेज है, ओके। कोई डैमेज है, कोई चीज़ हो, कोई पाइप ब्रोकन है या कुछ और है, वो उसको आप मैकेनिक के पास जाके चेक कराएंगे कहाँ से ये ब्रेक ऑयल क्यों कम हो रहा है। और ब्रेक ऑयल की अगर कमी भी हो चुकी है और अगर आपको पूरी आपकी तसल्ली है कि लीक नहीं हो रहा है तो आपको उसको लेवल कर दें। और आपको कितने अरसे में बदलवाना चाहिए ब्रेक ऑयल, इस पे भी ज़रा रोशनी डालिएगा। ब्रेक ऑयल बदली नहीं होता है, इसको ब्रेक ऑयल जो है ना बस लेवल कर देते हैं, ये गंदा नहीं होता है। तो आपके मुताबिक ये महीनों चलता है महीना चलता और इसको बदलवाने की ज़रूरत नहीं और होती। इसी तरह से इसमें जो गेयर ऑयल है वो भी बदली कराने की जरूरत नहीं पड़ती, वो भी महीनों चलता है, बशर्ते कि वो कहीं से कोई सील लीकेज नहीं हो जी। अगर कहीं से लीक होगा तो वो उसका भी लेवल लो होता चला जाएगा। और मतलब कि इन ऑयल्स को तब्दील करवाने का जो दौरानिया है वो 5 से 10 साल हो सकता है। 5 से 10 साल ये आपकी ड्राइविंग के ऊपर है, ड्राइविंग के ऊपर। अगर ज़्यादा 40,000 किलोमीटर के बाद जो है ना अच्छा गेयर ऑयल को हम चेंज कर सकते हैं। 40,000 सही है। तो मतलब कि मिनिमम, अगर मैक्सिमम इसको हम 60,000 भी ले जा सकते हैं। सही है। तो मतलब अगर के आप ज़्यादा ड्राइविंग कर रहे हैं, आपकी जल्दी 40,000 में जाते हैं तो आपका कंजम्पशन भी बढ़ जाएगा भी बढ़ जाएगा। गेयर ऑयल और का। उसका जो है ना फ्रीक्वेंसी जो होती है ऑयल की वो ख़त्म हो जाती है बर्न होने के बाद। अच्छा। तो उससे फिर ये है कि अगर ज़्यादा पुराना हो गया तो अंदर जो गेयर्स जो हैं उनके जो है ना डैमेज होने का खतरा होता है जी। इसकी पॉलिशिंग जो है ना ख़राब हो जाती है। और अगर ब्रेक ऑयल का भी मसला हो तो ब्रेक शूज़ में असर आता है। ब्रेक शूज़ पे भी आता है, क्योंकि जब हम ब्रेक मारेंगे तो वो ब्रेक प्रॉपर नहीं लगेंगे जी, क्योंकि हमारा प्रेशर नहीं बन रहा है, कहीं से लीक। अब हम इंजन की जानिब बढ़ चुके हैं और इंजन के मुतालिक भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि हमें मालूम करने की ज़रूरत है। किस तरह से इंजन को वॉश किया जाए। पावर वॉश मतलब जो हाई पावर का होता है उससे गुरेज करना चाहिए, उसे बिल्कुल मना किया गया है हाई पावर वॉश करवाने से। और ये जो हमारे पास एक स्टिक होती है डीप स्टिक जिसे कहा जाता है, इंजन ऑयल का लेवल चेक करते हैं जी। तो ये है, ये जो डीप स्टिक है जिसके ज़रिए इंजन ऑयल चेक किया जाता है और उसकी सफाई कितना साफ़ है कितना गंदा है वो भी चेक किया जाता है। तो इसकी भी हम जो इम्पोर्टेंस है, इसका जो काम होता है उसके बारे में भी हम आगाही हासिल तो करते हैं। इंजन ऑयल चेक करने का तरीका ये है कि हमने जब बोनट खोला उसके बाद ये डीप स्टिक को निकाला, ठीक है। डीप स्टिक हमने पुल आउट किया और उसके बाद जो है ना इसको साफ़ किया। साफ़ करने के बाद हम दोबारा इसके अंदर इसको डालेंगे, लेकिन ये ख्याल रहे कि इंजन ऑफ करके। अगर इंजन ऑन रह जाए तो उससे ये होगा कि इंजन ऑयल की सर्कुलेशन चल रही है, ऑयल उड़ रहा है, तो आपको लेवल जो है ना प्रॉपर नज़र नहीं आएगा। इंजन ऑफ करके इसको इंजन ऑयल चेक करने का तरीका है। ये निकाला हमने, ये चेक किया, ये हमारा ऑयल की जो फ्रीक्वेंसी है और ये एकदम साफ़ सुथरा ऑयल है इसमें जी। और इसका ये लेवल है, ये लो लेवल है जी, और ये फुल है, ये फुल है। यहाँ तक हमारी इंजन ऑयल जो है ना यहाँ तक मौजूद है। तो अगर वो फुल लेवल पे ना हो, ज़रा सा भी कम हो, तो इससे मुराद ये है कि आपका इंजन ऑयल कम हो रहा है और आपको इंजन कंजम्पशन बढ़ा हुआ है आपका, और आपको चेकअप कराने की ज़रूरत है। मैकेनिक से मशवरा लेना है, ठीक है, कहीं से लीक तो नहीं है, ठीक है, इंजन ऑयल जो है कम हुआ है या ऑयल खा रही है वो किसी वजह से, तो अच्छा चीज़ें मशवरा करना है, ठीक है जी। तो अब हम रेडिएटर की जानिब बढ़ते हैं एक बार फिर, क्योंकि हमने इस पर तफसीली गुफ्तगू नहीं की थी, क्योंकि रेडिएटर में कूलेंट का भी इस्तेमाल होता है, अमल दखल होता है। तो हमें ये भी मालूम करने की शदीद ज़रूरत है कि कितने अरसे में कूलेंट एक्सपायर होता है और कितने अरसे में इसको तब्दील कराने की ज़रूरत है। जी, तो इस पर भी रोशनी डालना पसंद करेंगे आप? तो ये जो हमारा रेडिएटर है इसके अंदर हम कूलेंट यूज़ करते हैं जी। उसकी वजह यह है
कि वो कूलेंट से जो है ना इसके अंदर पानी में जंग नहीं आता जी, और ये रस्टी नहीं होता। ठीक है। क्योंकि अगर हमारा आम पानी डालेंगे तो उसमें रस्ट आ जाएगा, पानी का कलर चेंज होता है, पीले रंग का है वो जंग रस्टी कलर आ जी। जाता है। तो इसको सेफ रखने के लिए कि रेडिएटर गंदा नहीं हो और इसमें लेयर नहीं आए उसकी जंग की, जी। ताकि कूलिंग सिस्टम जो है हमारा डिस्टर्ब नहीं हो, उसके लिए हमें कूलेंट यूज़ करना चाहिए। ठीक है वाटर कूलेंट नाम होता है इसका जी। और वो मुख्तलिफ कलर में आता है, ग्रीन कलर का और येलो कलर का। इस टाइप के तो सबसे बेहतरीन आपके ख्याल में बेहतरीन कौन सा रंग है? ग्रीन? नहीं, रंग का मतलब नहीं है इसमें। इसमें अच्छा। ये है कि आपको ये देखना होगा कि कौन सी फेमस कंपनी है, जी, कौन सी कंपनी के ये जो है ना कूलेंट जो है ना ज़्यादा चल रहे हैं और इनकी जो परफॉर्मेंस है कैसी है, और ये आम कंपनियों से पता चल जाता है। और हम 8-10 महीने में से बदलवा सकते हैं? 10 महीने में बदली कर सकते ठीक है। तो यहाँ हमने गाड़ी की जो बेसिक सेफ्टी मेजर्स हैं जो हमें लेने चाहिए गाड़ी को सड़क पर लाने से कबल, उन पर गुफ्तगू कर ली है। और अब हम जाते हैं तफसीली गुफ्तगू पर कि जो तफसीली मालूमात हमें गाड़ी पर होनी चाहिए उस पर इदरीस अंकल क्या उनका नज़रिया है और क्या क्या चीज़ें किन किन चीज़ों से वो हमें आगाह करते हैं। जैसे कि हम डिग्गी की जानिब बढ़ चुके हैं, जहाँ कुछ गाड़ियाँ जो सीएनजी पर होती हैं उनके अंदर सीएनजी सिलेंडर भी मौजूद होता है और जो गाड़ियाँ पेट्रोल पर मौजूद होती हैं उनमें सीएनजी सिलेंडर नहीं होता। तो आइए हम पहले उनसे गुफ्तगू करते हैं कि सीएनजी और पेट्रोल के जो सिस्टम्स हैं, आपको क्यों सीएनजी लेनी चाहिए, क्यों पेट्रोल लेना चाहिए, इस पर हम गुफ्तगू करते हैं। और अगर आप कोई गाड़ी ख़रीद रहे हैं तो आप किस तरह से पता चला सकते हैं कि वो पेट्रोल पे अगर चल रही है तो इसमें सीएनजी किट पहले थी और वो निकलवा दी गई है या फिर वो सिर्फ पेट्रोल पर ही चलती थी हमेशा से। क्योंकि अगर किसी गाड़ी में सीएनजी सिलेंडर मौजूद होता है तो अगर उसे पेट्रोल पे शिफ्ट कर दिया जाए तो फिर वो गाड़ी, उसकी जो मेंटेनेंस है, उसकी जो परफॉर्मेंस है, उस पर गहरा असर पड़ता है। क्या बताना पसंद करेंगे कि सीएनजी हमारे लिए बेहतर है गाड़ी के लिए या पेट्रोल, और कौन सा ज़्यादा सेफ है? इसमें ये बात है कि इंजन जो है ना 2 सिस्टम से स्टार्ट होता है, एक पेट्रोल के ऊपर और एक सीएनजी के ऊपर। तो पेट्रोल पे जो साहब गाड़ियाँ यूज़ करते हैं, क्योंकि पेट्रोल में एक उसके अंदर जो है ना ऑयल की जो है ना वो होती है, यानी ग्रीसिंग होती है जी। तो उससे जो है ना इंजन के अंदर जब ये पेट्रोल चलता है तो वो उसको पिस्टन को और इसके अंदर रिंग वगैरह जो होते हैं और इनके जो बेरिंग होते हैं उनको वो काफ़ी नरम रखता है और उसको जो है ना ग्रीस करके रखता है वो जी। उससे जो है ना इसमें फंक्शन में इसके आसानी होती है। जबकि सीएनजी जो है ये ड्राई होती है जी। ये ड्राई होने की वजह से जो है ना ये इसके अंदर के जो रिंग पिस्टन वगैरह जो है ना ये उनको खराब ज़्यादा करता है और जल्दी गाड़ी आपकी जल्दी आपका उसकी परफॉर्मेंस बैठने लगती है। इंजन की जो परफॉर्मेंस है वो अगर आपके फर्ज करें 20 लाख या 10 लाख के करीब है तो वो हाफ रह जाती है जी। तो अब हम ये पता लगाते हैं कि सीएनजी किट जिस गाड़ी में मौजूद थी और अगर वो निकलवा दी गई है तो इस बारे में हम किस तरह से पता लगा सकते हैं, और सीएनजी वाली गाड़ी जिसमें से सीएनजी निकाल दी गई है और पेट्रोल पर चलने वाली गाड़ी जो कि हमेशा से पेट्रोल पर चलती है उनमें हम किस तरह से मवाजना कर सकते हैं। ये हमने इसके डिग्गी खोली है तो ये डिग्गी कंपार्टमेंट हमारे सामने, इसको आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो है ना ये एक सीएनजी सिलेंडर लगा हुआ है जी। अब खास अमूमन जो है ना ये छोटी गाड़ियों में डिग्गी में ही लगाई जाती है, ये जी। सिलेंडर जो है ये डिग्गी में ही लगाया जाता है। जी। तो ये साफ नज़र आ रहा है कि इसमें सीएनजी सिलेंडर मौजूद है और ये गाड़ी सीएनजी पे भी चलती है। और अगर इसमें से सिलेंडर निकाल दिया जाए तो हमें किस तरह मालूम होगा कि इसमें कभी सिलेंडर लगा हुआ भी था? ये इसके खास तौर से इनको ब्रैकेट बनवाने पड़ते हैं। ब्रैकेट? हाँ ब्रैकेट, क्योंकि ये कुछ भी कर ले सिलेंडर निकाल दे वो ब्रैकेट के निशान जो है ब्रैकेट नहीं जाते और उसमें जो स्क्रूज लगे हुए हों तो भी निशान उनकी निशानदेही आप आराम से कर सकते हैं। जैसा कि अभी हमने चेक किया डिग्गी कंपार्टमेंट में जो है ना इसका एक सीएनजी सिलेंडर लगा हुआ है और यहाँ बोनट को हम खोल के अगर देखेंगे तो यहाँ पे हमें नज़र आएगी ये सीएनजी किट है जी। ये उसके पाइप आए हुए हैं पीछे से, ये सीएनजी किट है जी। अब ये यहाँ पे लगा दी गई है जी। बाद में, पहले इसमें किट थी नहीं थी, सीएनजी नहीं थी, ये सिर्फ पेट्रोल पे चल रही थी। बाद में इसमें अलग से जो है ना किट लगाई गई है ताकि ये सीएनजी पे भी चला। अच्छा, गाड़ी की जो सेफ्टी है उसके हवाले से एक और भी सवाल है
और बहुत आम सवाल है कि अगर आप बारिश में गाड़ी चला रहे हो मिसाल के तौर पर, तो जो आपके गाड़ी के बोनेट पर एक स्याह रंग का मार्क लगा हुआ होता है, ट्रायंगल सा, जिसमें से वाइपर के लिए पानी निकलता है ताकि आपके जो वाइपर्स हैं वो ड्राई विंड स्क्रीन पर ना चले और आपकी स्क्रीन पर स्क्रैचेस ना आए। तो अच्छा, तो ये हमें मालूम हुआ है कि ये जो पाइप है ये इस मार्क को कनेक्ट करते हुए और इस टंकी तक या इस कैन तक ले आता है और इसमें आपको चेक वॉशर और इसे रिजर्व टैंक बोलते हैं। जी, इसे वॉशर रिजर्व टैंक बोलते हैं। ये जो ट्रायंगल सा जो अभी आपने बताया ये वाइपर वॉशर कहलाता है जी। ये इसमें से पानी स्प्रे करता है, ठीक है, और उसके बाद फिर हम वाइपर चला देते हैं तो ये साफ सुथरा हो जाता है गिलास। ठीक है। वो हमें सिर्फ बारिश में नहीं, हमेशा यूज में आ जाता है, क्योंकि सामने जब कोई डर्टी हो गया किसी भी वजह से गिलास डर्टी हो गया है जी, तो अब हमें व्यू सामने नज़र नहीं आएगा, तो इसलिए हम अंदर बैठे बैठे ये वॉशर को ऑन करते हैं और वाइपर चला देते हैं, इससे गाड़ी के ठीक है। शीशा जो है ना, विंड स्क्रीन जो है इससे क्लीन हो जाता है। और कितने अरसे में वाइपर का पानी तब्दील करना होगा, मतलब कितने दिनों में? इसमें तब्दील नहीं, इसको सिर्फ लेवल करना है। लेवल करना है। जैसे कि हमारे पास ये एंटीना भी मौजूद है गाड़ी का, तो हम इसके बारे में भी मालूमात लेते हैं कि हमें इसको ऊपर करने की कब ज़रूरत है और नीचे, और अगर आप इसको ऊपर करते हैं या नीचे रखना है रेडियो सुनते वक्त भी, तो उससे रेडियो क्वालिटी पे या रेडियो स्टेशंस की क्वालिटी पे, वॉइस क्वालिटी पे क्या फ़र्क पड़ता है? तो एंटीना जो है ना मुख्तलिफ गाड़ियों के मुख्तलिफ डिज़ाइन में जो है ना फिटिंग होता है जी। अब इस गाड़ी का जैसे यहाँ पे ये फिट है जी। कुछ गाड़ियों का बैक पे सेंटर में फिट होता है, जी। कुछ गाड़ियों का लेफ्ट साइड के ऊपर आ जाता है और कुछ में आगे की जानिब बीच में होता है, और कुछ में आजकल जो ना इलेक्ट्रॉनिक चल रहे हैं एंटीना जो है ना वो उसके हिसाब से वो ले लेता है। अच्छा। या वो कंसील्ड एंटीना कहलाता है, वो इस टाइप का एंटीना जी, वो मतलब वो छुपा हुआ होता है, वो सीधा छुपा हुआ होता है। अच्छा, इसको जब हम अगर हमें ऑडियो सिस्टम चलाना है रेडियो इस पे, जी, तो अगर हम ये एंटीना को ऊपर कर देंगे जी, तो ये सही जो है ना कैच करेगा सिग्नल सारे कैच करेगा, तो हमारे पास जो है ना साउंड क्लियर आएगा। ठीक है। ऑडियो जो है ना वो बराबर चलेगा। ठीक है। और एक चीज़ भी ये भी देखने में मिलती है कि जो 100 से नीचे जो एफएम्स होते हैं उनमें ज़्यादातर कोई सिग्नल नहीं आ रहा होता और आवाज़ भी नहीं, ना रेडियो स्टेशन, तो इसकी क्या वजह हो सकती है? वो असल में ये सिग्नल, ये जो रेडियो स्टेशन है कुछ दूर हो जाते हैं जी, इनका जो है ना इलाका दूर हो जाता है। हमारी गाड़ी जैसे कराची में है वो जो है ना कहीं फार लगा हुआ है दूर जी, इसलिए सिग्नल्स कम आते हैं। ठीक है। हेडलैम्प्स की तरफ चलते हैं, और अगर आपको हेडलैम्प्स जिस तरह के ये बिल्कुल क्लियर है, इसमें ज़रा सा भी धुंधलापन या नज़र आए या वो ब्लर हो जाए, तो उनकी किस तरह से हमें उन्हें दोबारा उनके ओरिजिनल फॉर्म में, यानी उनकी जो हकीकी शक्ल है उसमें किस तरह से हमें उन्हें वापस लाना है, तो इसके बारे में भी मालूम है। इस पर भी रोशनी डालना पसंद कीजिए। आप ज़रा हेडलाइट दिखाइए, मैं बताता हूँ इसके बारे में। जी, हेडलाइट में आपको नज़र आ रहा होगा अंदर एक क्रोम है जी, जी, ये जो रिफ्लेक्ट करता है जी। हमारा जो बल्ब ऑन होता है तो ये इसको रिफ्लेक्ट करके और करता है। इसमें मदद देता है, इसकी रोशनी को बढ़ाने में, जी, लाइट को बढ़ाने में मदद देता है। तो एक तो ये सही होना चाहिए इसका अंदर का क्रोम, जी, ताकि जो है ना अपने इसके रिफ्लेक्ट सही हो और रोशनी जो है ना ज़्यादा तेज़ हो। नंबर 2, हमारे यहाँ हम जिस तरह इस वक्त कराची में खड़े हुए हैं, यहाँ तो रेत वगैरह नहीं है। जब हम गाड़ी दूसरे इलाकों में चलते हैं ना, हाईवे वगैरह पर लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं, तो वहाँ पे जो है ना रेत और डस्ट उड़ती है जो हमारे गाड़ी का प्रेशर और वो प्रेशर से आके टकराती है जी। यहाँ पे, तो ये इसको सैंड ब्लास्ट कर देती है। अच्छा, सैंड ब्लास्ट होने से क्या होता है कि फिर ये यहाँ पे ये धुंधला हो जाता है और इसके लाइट की जो एक कुव्वत है वो कम हो जाती है। तो उसको हम जो है ना यहाँ पे मुख्तलिफ लोग बैठे हुए बफ करते हैं, बफ करके जो है ना उसको क्लियर करते हैं। और ये बैकलाइट जो है उसका भी एक बहुत अहम वो है कि हाँ, ये बैकलाइट भी जब उसी तरह जिस तरह इदरीस अंकल ने बताया कि सैंड ब्लास्ट की वजह से जब आप लॉन्ग ड्राइव या हाईवेज या बहुत मिट्टी वाले खुश्क रेत वाले रास्तों में आप सफ़र करते हैं तो ये सैंड ब्लास्ट हो जाता है। तो इसी तरह से यही बफिंग आप करवा सकते हैं या कर सकते हैं बैक लाइट्स के लिए भी, ताकि उनका भी धुंधलापन ख़त्म हो सके। हम साइलेंसर की जानिब आ गए हैं और साइलेंसर में तो हमारा ये है
कि हम पूरी कोशिश करें कि अपनी गाड़ी ऐसी ख़रीदें कि जो ज़्यादा नीची भी ना हो, जिसका ग्राउंड लेवल जो है वो उससे अबव हो गाड़ी अच्छी खासी, ताकि अगर आप किसी भी ऊंचे स्पीड ब्रेकर या कार ब्रेकर पे खुदा न खास्ता चढ़ते हैं तो आपके साइलेंसर पे कोई इफेक्ट ना हो और वो ना टूटे, जिसकी वजह से आपको और नुकसान हो। साइलेंसर से एक बात और भी होती है कि जैसे हम बारिश में जा रहे हैं, किसी डीप जगह पे चले गए तो हमारा साइलेंसर पानी में डूब जाता है जी, जिसकी वजह से इसका एग्जॉस्ट नहीं हो पाता, और तो इंजन ऑफ हो जाता है। इंजन ऑफ हो जाता है। तो इसकी एहतियात के लिए अब हम ये करते हैं कि यहाँ पे साइलेंसर में एक रबर होज लगा देते हैं, जैसे रेडिएटर में जो है ना, रेडिएटर में भी रबर होज लगाते हैं, वही उसी टाइप का एक होज लेके इसको ऊपर करके यहाँ पे बांध देते हैं। ठीक है, ताकि इस तरफ हाइट पर हो जाए पानी से। ठीक है, अब उसमें पानी नहीं जाएगा। बाद में हमें पता चलती है कि साइलेंसर का जो होज हो, रबर होज जो बारिश से उसे बचाएगा, वो एल शेप में होना जरूरी है, ताकि ऊपर से बारिश चल रही है तो पानी अंदर नहीं जाए जी। और अगर हम उसे सीधा रखेंगे तो उससे ये इफेक्ट होगा, उससे ये फर्क पड़ेगा कि बारिश सीधी उसके अंदर भी आके और फिर वही नुकसान उसको पहुंचा सकती है। तो वो उसका सर लोग जो हैं वो ये करते हैं कि जो गाड़ी में ऐसी चीजें जो होती हैं जो कि असल में ना भी लगी हों, वो जो लगवाते हैं तो उनके पीछे भी कोई ना कोई वजह होती है, कोई ना कोई लॉजिक होती है। तो उसके बारे में भी हम पूछ लेते हैं कि ये जिस तरह से एंटीना टाइप लगा हुआ है इस गाड़ी के बोनेट पे, तो इसके क्या फ़वायद हैं और इससे गाड़ी की परफॉर्मेंस पे या गाड़ी में कोई भी चीज़ ऐसी है उसमें क्या फ़र्क होता है, क्या तब्दीली आती है? इस रॉड से ये फ़ायदा, एक तो ये फ्लैग रॉड कहलाता है जी, तो जिसमें सबसे पहले तो ये फ़ायदा हो गया इसमें आज के वो दिन के हिसाब से 14 अगस्त है या 15 अगस्त है, और हमने जो है ना इसमें ये एक फ्लैग लगा दिया है जी। एक तो ये हो गया फ़ायदा जी, 14 अगस्त पे हमने ये काम किया इसको। नंबर 2, इस रॉड का फ़ायदा ये है कि जब हम ड्राइवर सीट पे बैठते हैं तो हमें ये कोना नज़र नहीं आ रहा, ये इसका कॉर्नर जो है ये नज़र नहीं आ रहा है, और फिर हम सोचते हैं कि रिस्क लेके निकले, लेकिन जब ये रॉड लगी हो तो हमें वहाँ से नज़र आ रहा है, हमें इसका आइडिया मिल रहा है कि हमारे ये कोना किसी दूसरी चीज़ से कितनी दूर है जी। और इसी वजह से अगर ये रॉड भी है तो आपकी जो एक्सीडेंट्स हैं, हादसात हैं, जिसमें ये हेडलाइट्स को बहुत फ़र्क पड़ता है, उसमें भी कमी मुरतब होती है। पहले हम आखिरी सवालात की जानिब बढ़ते हैं और उसमें भी हम पहले ये पूछते हैं कि जो चोर अलार्म और ट्रैकर है, इसका हमारी गाड़ी की सेफ्टी में, उसकी हिफाजत में क्या इसका रोल है और किस तरह से हमारी गाड़ी को डकैतियों से या चोरी से बचाते हैं? तो इसमें ये जो कार सेफ्टी अलार्म है वो लगाते इसलिए कि जैसे ही हम ये हैंडल के ऊपर कोई भी आदमी हाथ लगाएगा, हैंडल पे हाथ लगाएगा, इसको खोलने की कोशिश करेगा तो फायर अलार्म और ये सिक्योरिटी अलार्म जो है वो ऑन हो जाएगा और टू टू करना पड़ जाएगा, आवाज़ चीखने लग जाएगा। तो अब उसके लिए ज़रूरी ये है कि जिसने अपनी गाड़ी में फायर अलार्म लगाया वो कितनी दूर है, कितने डिस्टेंस पे हैं, क्या वो होशियार हैं या आवाज़ से वो आपको अपनी गाड़ी को सेव कर सकते हैं। तो मतलब आपको होशियार होने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि टेक्नोलॉजी की भी कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ हुदूद हैं जिनसे वो पार नहीं कर सकते, और फिर आपको अपनी होशियारी से और अपनी जो आपका जहन हमेशा आपका जहन जो है वो जागता रहना चाहिए ताकि आप अपनी गाड़ी की खुद भी हिफाजत कर सकें। जब ये सिक्योरिटी अलार्म ऑन होगा तो आपको जो है ना उठ जाना है सोते हुए जी। अच्छा, दूसरी बात ये जो ट्रैकर है, ये ट्रैकर इसलिए होता है कि ये गाड़ी जो है ना हमारे सैटेलाइट के ज़रिए कंट्रोल की बात ये है कि ट्रैकर जो है ना ये सैटेलाइट के थ्रू कनेक्ट रहता है और वो ट्रैकर हमारी गाड़ी में लगा रहता है, तो वो जो ट्रैकर कंपनीज है उनके पास जो है ना ये पता रहता है उन्हें कि ये गाड़ी कहाँ पहुँच गई है, कहाँ जा रही है। इससे जो है ना हम अपनी गाड़ी को, अगर हमारी गाड़ी किसी वजह से मिस हो गई है तो हम उसको चेक करवा सकते हैं कि हमारी गाड़ी इस वक्त कहाँ पे है। ठीक है, अब एसी की जानिब बढ़ते हैं और इसमें पूछते हैं कि अगर एसी की कूलिंग ना आ रही हो तो सबसे पहले हमारा क्या ख्याल जाना चाहिए कि किस चीज़ का पानी कम है या किस चीज़ में हमें चेकअप करवाना है? सिस्टम यह है कि इसके अंदर जो है ना एक गैस सर्कुलेशन करती है और जो कंप्रेसर के थ्रू वो सर्कुलेट करती है और वो फैन के थ्रू जो है ना गाड़ी के अंदर जो हवा को ठंडा करके फेंकता है। तो जब वो किसी भी वजह से वो गैस लीकेज हो जाए, ख़त्म हो जाए उसमें या कम हो जाए, तो इसकी कूलिंग कम होना शुरू हो जाती है।
जी। हवा की जो कूलिंग है, हवा जो ठंडी हवा आ रही है उसकी कूलिंग कम होना शुरू है। तो फिर हमें उसको चेक कराना पड़ता है कि आया कोई पाइप ब्रोकन हो गया है या कंप्रेसर डिस्कनेक्ट हो गया है, कोई इलेक्ट्रिकल फॉल्ट है या कोई पाइप वगैरह इसका डिस्कनेक्ट हुआ है। ठीक है। ये चीज़ें हमें चेक करा। सवाल अभी भी बाकी है कि जब हम अपनी गाड़ी को धोते हैं, उसकी सफाई करते हैं खास तौर से पाइप से, तो पाइप से धोने के बाद जैसे कि आप सब जानते होंगे कि गाड़ी बहुत गीली हो जाती है, तर हो जाती है, तो हमें उसे जंग से बचाने के लिए क्या इक़दाम करने चाहिए गाड़ी को धोने के बाद? तो इस पर भी आप ज़रा रोशनी डालिएगा। गाड़ी जब हम धोएं अच्छी तरीके से पाइप के प्रेशर के साथ, तो ज़रूरी है कि हम उसका गाड़ी धोने के बाद जो है उसको खुश्क करें अच्छी तरह से, खुश्क कपड़े से। ख़ास तौर से कुछ मेटल जैसे बम्पर है, कुछ मेटल्स है, जैसे ये एंटीना के ये जगह आ गई, इस मेटल्स वाली जगहों को जो है ना हमें बिल्कुल खुश्क कर देना चाहिए ताकि वो रस्टी ना हो। मेटल्स वाली जगहों को, यानी जहाँ खदशा हो अच्छा हो कि यहाँ पे रस्ट आ जाएगा, यहाँ जी। पे पानी, वो सब जगहों को अच्छी तरह से खुश्क कर देना चाहिए और शीशे को साफ करना चाहिए खुश्क कपड़े से ताकि ये एकदम क्लीन हो जाए, व्यू सही नजर आए। तो ये इस तरह से अब आजकल तो गाड़ियों में निकल वाला आइटम बहुत कम यूज़ हो रहा है, सब प्लास्टिक है। जैसे आपके सामने एक गाड़ी खड़ी हुई है, इसमें सारे प्लास्टिक है, सिर्फ ब्लॉक इसके नज़र आ रहे हो, एंटीना नज़र आ रहा है जी। ये इसके मेटल में, ठीक है। कि हर चीज़ जो है ना प्लास्टिक। और क्या आप कहना चाहेंगे? दूसरी बात ये कि हमें हर दूसरे दिन या रोज़ाना जो है ना गाड़ी को प्रेशर के साथ, हाई प्रेशर के साथ वॉश नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि गाड़ी तो लोहे की बनी हुई है, हर चीज़ कहीं ना कहीं इसके जंग वगैरह आने लग जाएगा, रस्ट आने लग जाएगा, दरवाज़ा खुलना बंद होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, हार्ड हो जी। जाएंगे। तो इसको हफ्ते में एक दफ़ा तो एयर हाई प्रेशर से धोएं, बाकी आम दिनों में एक गीला कपड़ा करके और बाल्टी से करना। बाल्टी के साथ करें। अच्छा, अब आखिरी बात यह है कि जब आप सर्विस कराने भी अपनी गाड़ी ले जाएं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी गाड़ी की सर्विस में कौन कौन सी चीज़ें हैं तब्दील कराने की, कौन कौन सी नहीं हैं। जैसे कि एयर फिल्टर है, उसे तब्दील करवाने की ज़रूरत अगर आपको महसूस हो रही है तो उसमें बताइए कि कितने किलोमीटर पे या कितने उस पर निशानी कोई हो कि आप एयर फिल्टर बदलवाएं। एयर फिल्टर का सिस्टम ये है कि ये जब हम ट्यूनिंग कराते हैं, इसकी इंजन ट्यूनिंग, तो वो मैकेनिक खोल करके उसको देखता है जी। किस हिसाब से वो डर्टी है, आपने किस इलाके में गाड़ी को यूज़ किया है। जी। बहुत ज़्यादा डस्ट वाले एरिया में गाड़ी चलाई है तो वो जल्दी जो है ना ख़राब होता है। अच्छा, एक दो दफ़ा तो हम उसको एयर प्रेशर से मार के उसको साफ भी कर लेते हैं जी। लेकिन वो उसको तकरीबन आपकी गाड़ी 25 से 30 हज़ार किलोमीटर हो जाए तो उसको चेंज कर देना चाहिए। ठीक है। फिल्टर को, उससे ये होगा कि आपका फ्यूल कंजम्पशन अच्छा हो जाएगा जी। और दूसरी बात यह है कि इंजन की परफॉर्मेंस भी अच्छी रहेगी उससे। जी, और दूसरी बात यह कि अगर आपको एक कोई कहे, मतलब सर्विस कंपनी में, कि आपको इंजन ऑयल ये सब बदलवाने की ज़रूरत है जबकि ना हो, तो आपको उनकी मशवरे को लेना चाहिए, उस पर भरोसा करना चाहिए, या आपको अपनी उससे और सब चेक करके और फिर अपनी मर्जी से जो चीज़ करानी हो वो करानी चाहिए। ये तो हाँ, ये भी प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन ये आपको जो है ना खुद देखना है कि डीपी स्टिक उसकी निकाल के इंजन ऑयल को चेक करना है। लेवल अगर उसका प्रॉपर रहेगा जी, तो इंजन ऑयल डर्टी नहीं होगा, जी, ऑयल बर्न नहीं होगा। अगर लो लेवल उसका हो गया है किसी भी वजह से, कहीं से लीक है या कुछ है, तो इंजन ऑयल जो है ना वो बर्न हो जाएगा। ठीक है। बर्न होने की सूरत में वो आपके 3000 किलोमीटर भी हो तो आपको ऑयल चेंज कराना पड़ेगा। जी जी, तो इस चीज़ का ख्याल रखें। इस चीज़ का ख्याल